पेमा ने गाड़ी एयरपोर्ट पर आकर रोकी और उसमें से पीछे की सीट पर बैठे रिया और अमन उतरे और उनके कदम एयरपोर्ट के अंदर जाने वाले गेट की तरफ बढ़ गए। पेमा ने उनका बैग पीछे डिक्की से निकाला और उस ओर लेकर चला गया जहां वो दोनों खड़े हुए थे। पेमा ने अमन और रिया को बैग दिया और वहीं खड़ा होकर उनका अगला निर्देश सुनने की प्रतीक्षा करने लगा। रिया ने जब उसे वहां खड़ा देखा और कुछ बोलना चाहा कि उससे पहले उसका फोन बजा और फोन पर उसके दादा जगत प्रसाद माथुर थे। रिया ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से जगत प्रसाद की फिक्र भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। रिया बेटा, आप फिर बिना लोगों को लिए हुए चले गए। कम से कम अपने लिए तो नहीं, मेरे लिए तो अपना ख्याल रखो। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप वहीं कान में फोन लगाए खड़ी रही और जगत प्रसाद ने आगे बोलना जारी रखा। बेटा, लोगों को मैं अगली फ्लाइट से भेजता हूँ। और फिर अमन को फोन देने को कहा। रिया ने बिना कोई जवाब दिए अमन को फोन पकड़ा दिया। अमन ने फोन लेने के बाद इधर से जी सर कहा तो जगत प्रसाद ने उधर से जवाब दिया। अमन बेटा, आप मेरे लिए रिया के सेक्रेटरी कम एक बेटे से ज्यादा हो। मैंने कभी तुम्हें अपने परिवार से अलग नहीं समझा। रिया का ठीक से ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए उन्होंने दोनों को बाय बोला और फोन काट दिया। आज जगत प्रसाद कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि रिया पहली बार कहीं किसी प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश से बाहर जा रही थी, लेकिन शायद लाशों के गायब होने की घटना और डॉक्टर वर्मा के एक्सीडेंट में सिंडिकेट का अनजाने में इन्वॉल्व होना उन्हें अंदर तक खौफजदा कर गया था। अपने दादाजी का फोन कटने के बाद रिया ने पेमा की ओर देखते हुए कहा, गाड़ी लेकर सीधा घर चले जाना और जब तक मैं ना आऊं घर पर ही रुक जाना, दादाजी को जरूरत पड़ सकती है। रिया अमन के साथ एयरपोर्ट के अंदर जाने वाले गेट से अंदर चली गई और पेमा वहां से अपनी गाड़ी की तरफ चला आया। जिस वक्त रिया गेट से अंदर जा रही थी, ठीक उसी वक्त एक आदमी एयरपोर्ट से बाहर आ रहा था। ये वही किलर था जिसने दिल्ली के एक पब की छत के ऊपर से 2 आदमियों को उठाकर फेंक दिया था और सिंडिकेट के बुलावे पर वहां आया था। जब वो एयरपोर्ट में पेमा के सामने से गुजर रहा था, तब पेमा की नजर उसके ऊपर पड़ी और वो उसकी ओर बढ़ गया और पीछे से आवाज दी, भाई साहब, ओ भाई साहब। पेमा की आवाज सुनकर वो पीछे को पलटा तो देखा कि पेमा उसके पीछे खड़ा है। अपने सामने एक अनजान शख्स को खड़ा देखकर उसने पेमा की तरफ देखते हुए कहा, जी कहिए। उसकी आवाज में रूखापन सुनाई दे रहा था। आपके बैग का चेन खुला हुआ है, सही कर लीजिए वरना कोई सामान गिर जाएगा, पेमा ने जवाब दिया। उसने बैग उतारकर चेन बंद किया और पेमा को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ पेमा जाकर गाड़ी में बैठा और गाड़ी लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। एक बड़े से हॉल में बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई थी और उस पर कई सारे लोग बैठे हुए थे। वहां आ रही रोशनदान से रोशनी उन कुर्सियों के ऊपर पड़ रही थी, जिससे वहां बैठे आदमी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो सामने बीच की कुर्सी पर आदमी बैठा हुआ था, वो अंधेरे में था। वहां का दृश्य देखकर यह प्रतीत हो रहा था कि जैसे ये कोई भूमिगत हॉल है जिसे सिर्फ मीटिंग्स को अंजाम देने के लिए बनाया गया था। उन लोगों से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़े मेज के ऊपर 8 लाशें रखी हुई थी। सब लोग खामोशी से बैठे उसे ही निहार रहे थे और उस मीटिंग्स के आसपास 10 से 12 सुरक्षा गार्ड खड़े हुए थे, जिनके चेहरे पर मास्क था और सारे के सारे अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। वहां पसरी हुई खामोशी को तोड़ने के लिए वहां बैठा एक आदमी उठा, जिसने दक्षिण भारतीय परिधान पहन रखा था और उसके चेहरे पर बेतरतीब दाढ़ी बिखरी हुई थी। उसके चेहरे को देखकर उसके अंदर भरे बेतरतीब गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था। वो अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और बीच की कुर्सी पर बैठे उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, राज करेगा सिंडिकेट। हमने ये नारा अपना खास मकसद के लिए बनाया था, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि हमारा मकसद सफल होगा। और राज्यों में तो सिंडिकेट का कोई न कोई रूप फल फूल रहा है, लेकिन जहां उसका हेडक्वार्टर है वहां के हालात सबसे ज्यादा खराब है। ऐसा क्यों चीफ? उसका साफ इशारा वहां पड़ी उन 8 लाशों की ओर था। उसके इतना कहते ही अंधेरे में बैठे आदमी ने कुर्सी पर खुद को थोड़ा पीछे किया और सीधा होकर बैठ गया। सबको उसकी बस काली परछाई दिखाई दे रही थी। उसने अपने सामने बैठे हुए लोगों की ओर देखते हुए बोला, किसी और को कुछ कहना है या फिर सब इसकी बात से सहमत हो? सब ने हामी में सिर हिलाया, जो कि ये साबित कर रहा था कि वो इससे सहमत है।
फिर वो अपनी कुर्सी पर से उठा और उजाले की तरफ आ गया। ऐसा पहली बार हुआ था जब चीफ अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ आया हो। सब उसके चेहरे की ओर गौर से देख रहे थे, लेकिन उसने अपने मुंह पर मास्क और आंखों में काला चश्मा पहन रखा था। उसके सिर पर भी काले रंग की गोल टोपी लगी हुई थी, जिससे उसका कोई चेहरा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। वो जाकर उस आदमी के पीछे खड़ा हो गया और फिर बोला, हमारे ये भाई एकदम सही कह रहे हैं। आज से 30 वर्ष पहले बना सिंडिकेट बहुत तेजी से फला फूला। हमने देश में लोगों को भड़काकर बहुत सारे दंगे कराए, कई हत्याएं कराई, बहुत सारे लूटपाट को अंजाम दिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन के परिवार को उजाड़ा, लेकिन आज तक सिंडिकेट का पता कोई नहीं लगा सका। और उसकी सिर्फ एक वजह थी कि हमने या हमारे आदमियों ने पुलिस या गुप्तचर विभाग के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ा था। अगर हमारे आदमियों को लगता कि वो ऐसी जगह फंस गए हैं जहां से वो नहीं निकल सकते, तो वो अपने आप को ऐसी दर्दनाक मौत देते थे कि उनकी लाश तक ना मिले। वो आज से 25 साल पहले वाला केस याद होगा, जब हमारे आदमी ने अपना भेद खुलने के डर से एक कार को उसमें बैठे लोगों समेत सीधे खाई में कुदा दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो पुलिस के हाथ में आ जाएगा। और कार में जलकर मरने की वजह से आज तक पुलिस ये पता नहीं लगा सकी कि वो आदमी कौन था। उन्हें सिर्फ उसकी जली हुई लाश मिली थी। और ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे न जाने कितने उदाहरण हमारे इतिहास के पन्नों में दफन है। सिंडिकेट का सिर्फ नाम लोगों ने सुना है, वो सच है या छलावा ये आज तक किसी को पता नहीं लगा है। हमारे नाम पर न जाने कितने लोग अपराध को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमने आज तक किसी को नहीं टोका कि भले ही वो हमारे आदमी ना हो, लेकिन हमारा डर तो लोगों के बीच बढ़ा रहे हैं। और वो पकड़े भी जाते हैं तो भी हमें कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो किसी भी सूरत हाल में हमारा पता नहीं बता सकते। वो मास्क मैन लगातार बोलता जा रहा था और वहां बैठे सभी लोग उसे ध्यान से सुन रहे थे। उसने बोलना जारी रखा, जब मुझे पता चला कि हमारे आदमियों की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, तो मैंने वहां अपने आदमी लगा दिए थे कि इसे कंफर्म किया जाए कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है। वो एक सड़क दुर्घटना ही थी या फिर कोई और कारण था। हमारे आदमियों ने ये पता तो लगा लिया कि ये सब नशे में टुल होकर जा रहे थे और उधर से आ रही एक कार से टकरा गए, जिससे वो कार सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। लेकिन इनसे एक गलती हो गई थी। वो ड्रग्स कैरियर को एम्बुलेंस में भेजने के बजाय अपने साथ लेकर जा रहे थे, जिससे कि वो भी इनके साथ मिल गया और यहीं से मुझे मोर्चा संभालना पड़ा। वो कल रात हुई घटना का एक एक विवरण दिए जा रहा था। जब पुलिस वाले हॉस्पिटल से निकल गए तो हमने इसका फायदा उठाया, क्योंकि पुलिस विभाग ने अभी तक हमारा सिर्फ नाम सुना है और जो भी आदमी उन्होंने पकड़े हैं वो हमसे किसी भी तरह का ताल्लुकात नहीं रखते थे। तो उन्हें लगा ये भी उसी तरह का कोई केस होगा, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो और भी कम ध्यान देते अगर वो आदमी जिससे दुर्घटना हुई थी वो एक बड़े बिजनेस घराने से संबंध नहीं रखता। हमने उनकी इसी लापरवाही का फायदा उठाया और ये सारी लाशें आप लोगों के सामने पड़ी हुई हैं। कहते हुए उसने अपनी बात खत्म कर दी थी। इसका क्या फायदा होगा? उसी आदमी ने फिर से सवाल किया जिसने पहले सवाल किया था। वो अभी भी मास्क मैन की बातों से संतुष्ट नहीं लग रहा था। मास्क मैन ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और बोला कि अगर इनमें से किसी का भी चेहरा पुलिस वाले पहचान करा लेते तो ये हमारे आदमी थे, ये पता चलते ही वो कुत्तों की तरह हमें ढूंढना शुरू कर देते। लेकिन उनके पास फोटोज तो होंगे। उसने फिर से सवाल किया। वो हर हाल में मास्क मैन को अपनी बातों की जाल में उलझाना चाह रहा था। नहीं, उसका इंतजाम हमने कर दिया था। फोटो आते ही होंगे, वो भी कैमरा के साथ। मास्क मैन ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन उस आदमी का क्या जिसने हमारे आदमियों को मारा था जब वो लड़कियों को लेकर आ रहे थे? कहते हुए उसने उस घटना का जिक्र कर दिया था जब सिद्धार्थ की सिंडिकेट के साथ मुठभेड़ हुई थी और जिसमें सिंडिकेट के 2 आदमी मारे गए थे। चूंकि अभी तक सिंडिकेट सिद्धार्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाया था, इसलिए वो घटना उनके लिए एक बदनुमा दाग सी साबित हो रही थी और इसलिए वो आदमी किसी भी कीमत पर मास्क मैन को नीचा दिखाने पर तुला हुआ था। उसका ये सवाल सुनकर मास्क मैन की मुट्ठियां भींच गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। रात में फोटोग्राफी करने वाला फोटोग्राफर पीठ पर एक बैग में कैमरा और तस्वीरें लेकर बाइक से पुलिस मुख्यालय की तरफ जा रहा था।
कि पीछे से आई हुई एक लॉरी उसके कुचलते हुए चली गई। रोड पर एक्सीडेंट देखकर सभी लोग उस तरफ दौड़े। वहां ज्यादा भीड़ होने की वजह से किसी ने उसका बैग गायब कर दिया, लेकिन किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया क्योंकि सबका ध्यान उसके ऊपर था, जो कि अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। मास्क मैन को एहसास तो हो गया था कि ये आदमी उसे नीचा दिखाना चाह रहा है, लेकिन वो सबके सामने इस बात का एहसास नहीं होने देना चाह रहा था। तो मास्क मैन ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उसका भी इंतजाम होगा। दिल्ली से रॉबर्ट आ चुका है और थोड़ी ही देर में वो यहाँ होगा। रॉबर्ट का नाम सुनते ही सबके चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि सिंडिकेट में रॉबर्ट इकलौता ऐसा आदमी था जो कि अपने शार्प माइंड और क्रूरता के लिए जाना जाता था। इसलिए उस आदमी को छोड़कर सभी लोग मास्क मैन की हर बात से सहमत हो गए। और तभी रॉबर्ट ने वहां प्रवेश किया और उसके पीठ पर लदे एक बैग के अलावा भी उसके हाथों में एक बैग था। ये वही बैग था जो कि उसने फोटोग्राफर के पास से उठाया था। उसने वो बैग उठाकर वहां सबके सामने रखी एक मेज पर फेंका और उसमें से घटनास्थल की तस्वीरें और कैमरा उनके सामने बिखर गई। तस्वीरें उठाकर उन्होंने देखी तो उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान फैल गई। जब मास्क मैन ने रॉबर्ट को देखा तो वो खुशी से उसकी ओर देखते हुए बोला, बहुत बढ़िया रॉबर्ट, आते ही काम शुरू कर दिए। और उस सवाल पूछने वाले के कंधे पर हाथ रखकर वहां से अपनी कुर्सी की ओर चला गया। उसका ये रॉबर्ट को एक इशारा था। उसका इशारा पाते ही रॉबर्ट उस आदमी की ओर बढ़ा और अपने बैग से एक चाकू निकालकर सीधा उसके गले पे वार कर दिया और सिर वहीं मेज पर लुढ़क गया, जिसे देखकर वहां बैठे अन्य आदमियों में दहशत फैल गई। मास्क मैन का इशारा एकदम साफ था कि अगर बगावत करने की सोची तो कुचल दिया जाओगे। भले ही रॉबर्ट ने फोटो और कैमरा को नष्ट कर दिया था, लेकिन वो सारे फोटोज पेमा के पास मौजूद थे, क्योंकि उसने रात में सारे फोटोज खींच लिए और कार के अंदर बैठा वो उन्हें एक एक करके देखे जा रहा था और उसे किसी अनहोनी का एहसास खाया जा रहा था। आखिर कौन है उस मास्क के पीछे और क्या ढूंढ पाएगा पेमा उन तस्वीरों में छुपा राज? क्या रॉबर्ट ढूंढने में सफल होगा सिद्धार्थ को? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।